हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है लर्न एवरीडे विद उमा में। हम कल क्या कर रहे थे? हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं को सीजी सेट 2025 के। ठीक है, पीवाईक्यूज 2024 के हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हमने 1 से 60 तक पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं और हम अब 61 से करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मेरा सेशन कैसे लग रहा है? प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बताइए, आपके कमेंट्स मेरे तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट्स कीजिए। ठीक, चलिए तो फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन। ओके, हु प्रपोज्ड दैट टाइप ए पर्सनालिटी हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक? किसने बताया है कि टाइप ए व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताएं हैं? बताइए किसने बताया है? फ्रेडरमैन और रोजनमैन ने, डायमंड एंड मैथ्यू ने, लेजरस ने, रूथ ने कि कोहर ने? बताइए किसने बताया है? तो इसका जवाब क्या है? चलिए चलिए चलिए, आप कंटिन्यूअसली मेरे को कमेंट्स में टाइप करके बताएंगे कि 61 का कौन सा आंसर है। ऐसे आप लिखिए। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस होगा और आप भी एक्टिवली मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम लाइव क्लास भी लेंगे जिसमें आप लाइव रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लाइव क्लास, ठीक है। अभी आप बताइए 61 का कौन सा आंसर सही है? तो दैट इज डी। ओके, इस तरह से आप टाइप कीजिए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज, क्या बोल रहा है 62 क्वेश्चन, एट्रीब्यूशन ऑफ वंस ओन मोटिव टू अदर इज कॉल्ड। बताइए, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अपने अभिप्रेषण, अपनी भावनाओं को दूसरे पर गुणारोपण करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। इट इज प्रोजेक्शन। देन नेक्स्ट, असर्शन रीजन दिया गया है, आपको असर्शन को पढ़ना है और रीजन से रिलेट करना है। रेयर पीपल कैन अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बिल्कुल सही है। मास्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, 5 नीड है। पुराना अगर थ्योरी लेते हैं तो 5 नीड है, उसमें सबसे हायर क्या है? अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसको बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। रीजन क्या बता रहा है? इट कम्स टू टॉप द हायरार्कियल मॉडल ऑफ मास्लो, क्योंकि ये टॉप में आता है हायरार्कियल मॉडल ऑफ मास्लो के। तो बताइए ये सही है कि गलत है? चलिए बताइए 63 क्वेश्चन। तो ये इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, तो हमारा रीजन असर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, मोटिव अराउजल। मोटिव अराउजल इज द फंक्शन ऑफ, मोटिव अराउजल किसका फंक्शन है? बताइए। इसका फॉर्मूला दिया गया है, किसने दिया है? एटकिंसन ने दिया है फॉर्मूला इसका, मोटिव अराउजल का। कौन सा है? आइडेंटिफाई कीजिए। ए है, बी है, सी है, डी है, बताइए कौन सा है? मोटिव अराउजल इज इक्वल टू मोटिव डिस्पोजिशन इनटू इंसेंटिव एंड इनटू एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हम कब मोटिवेट होंगे, अराउजल महसूस करेंगे? जब मोटिवेशनल डिपोजिशन होगा, मतलब हमें मोटिवेशन रहेगा कोई काम को करने का। देन उसके बदले जो हमारा इंटेंसिव है वो कितना मिल रहा है, और क्या ये इंटेंसिव हमारे एक्सपेक्टेशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही है। देन 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन जेम्स लेज थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू जेम्स लेज थ्योरी ऑफ इमोशन, फेल्ट इमोशन डिपेंड अपॉन द, फेल्ट इमोशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, इसका आंसर भी कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पर सीजी
व्यापम के की में हमको सी आंसर दिया गया है। एक्टिविटीज ऑफ हायर ब्रेन प्रोसेस, जबकि जो ओरिजिनल जेम्स लेंस थ्योरी है उसमें ब्रेन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया है, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही पेरिफेरल थ्योरी है। ठीक है, पेरिफेरल थ्योरी ऑफ इमोशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेन के बारे में कोई बात ही नहीं किया गया है। इमोशन अराउजल जो होता है वो बॉडली चेंज के कारण होता है, ये बताया गया है। तो आप देख लीजिए ये आपको कौन सा सही करना है। आंसर की में सी दिया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक बी आंसर को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट हमारे जो सीजी व्यापम हुआ था उसके आंसर की को किसी ने चैलेंज नहीं किया, इसलिए हम सी को ही आंसर मान के चलते हैं। और इसी क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है 66 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू जेम्स लेस थ्योरी, सीक्वेंस ऑफ द इमोशन अकर्स। जेम्स लेंस थ्योरी के अनुसार सीक्वेंस क्या है हमारे इमोशनल अराउजल का। ठीक है, हम जब इमोशनली अराउज होते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या है। पहला तो स्टिमुलेशन परसेप्शन ही होगा, बिल्कुल, तो यहाँ से सी हमारा एलिमिनेट हो गया। ए के बाद हमारा बिहेवियर पहले होगा। बताइए, हमारा बिहेवियर सबसे लास्ट में चेंज होता है कभी भी। ठीक है, बिहेवियर बहुत बड़ा चीज है, ये लास्ट में चेंज होता है। ठीक, तो ए से चालू होगा और बी से खत्म होगा, इस तरह से हमारा आंसर बी हुआ। देन सेकंड क्या होगा, सी। देखिए यहां सी, डिस्टर्बेंस इन द विसरल ऑर्गन। फिर आता है इमोशनल एक्सपीरियंस, तो ये थर्ड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये फोर्थ हुआ। बट फिर से व्यापम ने यहाँ पर हमारा आंसर को गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर हमारे आंसर सी दिया गया है व्यापम के अनुसार। ठीक है, जिसको हमने पहले ही एलिमिनेट किया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूं, ये आंसर के अकॉर्डिंग सही दिया गया है। आंसर की क्या बोल रहा है, सी आंसर इज राइट, बट बी आंसर बहुत सारे लोग कंसीडर कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स में कंसीडर कर रहे हैं कि बी आंसर इज राइट वन। अब सी के अनुसार देखते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। सबसे पहले इमोशनल एक्सपीरियंस हो जा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल, जब तक स्टिमुलस का परसेप्शन नहीं होगा आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। फिर दूसरे में स्टिमुलस परसेप्शन हो रहा है। पहले इमोशनल एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, हम इमोशनल को एक्सपीरियंस कर लिए, देन हमारा परसेप्शन हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस इन विसरल ऑर्गन हो रहा है, और लास्ट में क्या हो रहा है, इमोशनल बिहेवियर हो रहा है। ठीक, नहीं नहीं नहीं, लास्ट इमोशनल बिहेवियर के बाद डिस्टर्बेंस इन द विसरल ऑर्गन हो रहा है। सी को लास्ट कंसीडर किया गया है। आप लोग देख लीजिए, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, आंसर की भी बता दिया गया है। आप किसको कंसीडर करेंगे, ऐसे हम व्यापम को ही कंसीडर करेंगे, चॉइस नहीं है। ठीक, देन 67 क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दिया गया है, प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजी, इमोशनल फोकस कॉपिंग स्ट्रेटजी, इमोशनल चेंजेस स्ट्रेटजी एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसको आपको यहाँ से मैच फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहला करना चाहूँ तो मैं करूंगी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कब होता है, जब हमारा चेंजेस इन बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है, हम दिमागी रूप से संज्ञानात्मक पुनर्संरचना कब करते हैं, जब विश्वास तंत्रों में परिवर्तन होता है। तो डी का 2, देखिए डी का 2 कहीं दिया है। ठीक, इस तरह से आप आंसर को एक ही चीजों से क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन
एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच? एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी किसका थ्योरी है? चलिए बताइए, आप कमेंट्स करके बताइए कि किसका थ्योरी है और ये किससे रिलेटेड है, कौन से अप्रोच से रिलेटेड है? तो ये कॉग्निटिव अप्रोच से रिलेटेड है। देन 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दिस आर सोशली एक्वायर्ड मोटिव? सोशली एक्वायर्ड मोटिव क्या है? इनमें से नीड ऑफ एफिलेशन, नीड ऑफ एग्रेसिवनेस, पेन अवॉइडेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। संबंधन की आवश्यकता, आक्रमणशीलता की आवश्यकता, दर्द परिहार और तापक्रम नियमन। तो तापक्रम नियमन को तो पहले एलिमिनेट कीजिए क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। तो इस तरह से डी आंसर हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए और सी आता है। पेन अवॉइडेंस, क्या आपको पेन होता रहेगा तो आप सोशली उस चीज को कम कर सकते हैं लोगों की प्रेजेंस में, या फिर लोगों का अब्सेंस इसमें कोई प्रभाव डालेगा? बिल्कुल नहीं। तो नीड ऑफ एफिलेशन एंड नीड ऑफ एग्रेसिवनेस, ये हमारा क्या है? राइट है। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर एक्स एंड वाई एक्सिस सीक्वेंस ऑफ साइकोटिसिज्म डायमेंशन? चलिए बताइए, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और ये वाई एक्सिस में कैसे कैसे रहते हैं बताइए। इस साइड कौन, एक्स एक्सिस में क्या क्या रहता है? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। वाई एक्सिस में क्या रहता है? न्यूरोटिक्स और इधर स्टेबल। तो सीक्वेंस में बताना है। देखिए, सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो देखिए, न्यूरोटिसिज्म, फिर एक्सट्रोवर्ट, फिर स्टेबल, फिर इंट्रोवर्ट, फिर इस तरह से सीक्वेंस में बताना है। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, सोशल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर इवेंट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। सामाजिक मनोविज्ञान को अनवैयक्तिक व्यवहार घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बताइए। मेयर, शेवर, क्रैच, कैचफील्ड एंड बैकली। चलिए बताइए, यंग, किमबॉल यंग, किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है क्रचफील्ड और बैकली के द्वारा, बैलेकी के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से सोशल साइकोलॉजी जो हमारा 8 यूनिट है ये चालू है। शेयर स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर फॉर मेंबर ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड। जब बहुत सारे लोग ग्रुप के एक जैसा स्टैंडर्ड बिहेवियर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्म बोलते हैं। देन 73 नंबर क्वेश्चन, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंजेस वाज प्रोफाउंड बाय। किसके द्वारा बनाया गया है? फेस्टिंजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप एज कंपेयर टू द सेकेंडरी ग्रुप? वी फीलिंग, आइडेंटिफिकेशन, एफिलेशन, फेस टू फेस रिलेशन। बताइए कौन सा सही है? आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि 74 का कौन सा आंसर सही है। तो फेस टू फेस रिलेशन। ठीक, देन 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है? When performing improve in the when performance improves in the presence of others, this phenomena is called. क्या बोलते हैं बताइए? सोशल फैसिलिटेशन. देन 76 क्वेश्चन. एटीट्यूड इज मेड ऑफ कंपोनेंट. एटीट्यूड होता है वह किससे किससे मिलकर बना है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल. हम जानते हैं ट्रायंगल बनता है कॉग्निटिव का, अफेक्टिव एंड बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर का 3 डोमेन्स बनता है, 3 कंपोनेंट है किसका? एटीट्यूड का. ठीक, तो इस तरह से ए बी सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन. ये फिर आ गया हमारा मैच द फॉलोइंग. ठीक है, तो हाइडर, केली, लेविन एंड बंड्यूरा ने क्या क्या थ्योरी दिया था? ठीक है, इनकी थ्योरी. तो सबसे पहले मैं तो बंड्यूरा की थ्योरी करूंगी, ये मेरे को बहुत अच्छे से याद रहता है, सोशल लर्निंग थ्योरी. ठीक है, तो देखिए हमारा इससे आंसर आ गया क्या? नहीं आया. ठीक है, डी का 2. फिर इसके बाद हम देखते हैं लेविन या केली का. देखें, चलिए बताइए, मेरे को तो सबका पता है, आप बताइए. 77 ए का बताइए. चलिए ए का हम देखेंगे तो यहां से हमारा आंसर हमको मिल जाएगा. हाइडर, हाइडर ने क्या दिया था? 1 दिया था, कॉजल एट्रीब्यूशन दिया था कि बैलेंस थ्योरी दिया था? हाइडर ने हमारा कॉजल एट्रीब्यूशन थ्योरी दिया था. इस तरह से हमारा बी आंसर सही है. केली ने क्या दिया था? बैलेंस थ्योरी दिया था. लेविन ने क्या दिया था? फील्ड थ्योरी दिया था. ठीक, देन 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन. 78 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में है? कंपेलियंस के बारे में. कंपेलियंस अकर व्हेन पीपल एडजस्ट देयर बिहेवियर बिकॉज ऑफ. कंपेलियंस में बिहेवियर चेंजेस होता है, वह किसके कारण होता है? डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इमेजिन्ड ग्रुप प्रेशर, रियल ग्रुप प्रेशर की अनस्पोकन रिक्वेस्ट. डायरेक्ट रिक्वेस्ट के कारण हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं. देन 79 क्वेश्चन. तो नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, क्या बोल रहा है आपको 79 क्वेश्चन? द साइंस इन विच सोशल बिहेवियर आर स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजी आर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं? चलिए बताइए 79 क्वेश्चन को. इसको बोलते हैं सोशियो बायोलॉजी. ओके, देन बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की. 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The publication of selected reading in the social psychology was done by. किसके द्वारा किया गया था? ब्रिट के द्वारा किया गया था. चलिए 81 नंबर क्वेश्चन. आप कंटिन्यू कमेंट्स करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है. जैसे 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए. यहाँ देखते हैं साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है, थेरेपिस्ट का नाम दिया है, थेरेपी के नाम दिया गया है. ठीक है, तो किस्कर, लेवेंसन, मोरेनो और मेयर. इधर ग्रुप थेरेपी, साइकोड्रामा, साइको बायोलॉजिकल थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी. तो किसर के द्वारा दिया था ग्रुप थेरेपी. देखिए हमको इससे अपना आंसर मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया. ठीक, इसी तरह से आपको बाकी ऑप्शन को भी देखते हुए आगे बढ़ना है और आपको कमेंट्स करना है. जैसे 81 का बी. ओके, कमेंट्स कीजिए. पैसिव लर्निंग नहीं करना है हमको, एक्टिव लर्निंग करना है. 82 नंबर क्वेश्चन. वोकेशनल गाइडेंस एम्स टू हेल्प इंडिविजुअल फॉर. वोकेशनल जो गाइडेंस है वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? तो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए. ठीक, देन नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन. 83 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट रिफर टू. क्या होता है?
द ग्रोथ ऑफ बेबी बॉडी पार्ट्स ऑफ बेबी फ्रॉम हेड टू फीट। ठीक है, बच्चों में सिफेलोकार्डियल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉडी से ग्रोथ, बॉडी के हेड से फीट की ओर होती है। देन 84 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये पियाजे के बारे में बताया जा रहा है। पियाजे की जो कॉन्सेप्ट मेकिंग का थ्योरी था उससे रिलेटेड है। तो पहला आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और देन फाइनल आता है फॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज करने लगता है। देन 85 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, फ्रॉइड ने क्या दिया है, टॉकेटिव थेरेपी दिया है, एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी दिया है, हर्नी ने बेसिक एंजाइटी दिया है, और कार्ल रोगर जो थे वो डायरेक्टिव थेरेपी नहीं दिया है, उन्होंने इनडायरेक्ट थेरेपी दिया है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू, आप प्लीज कमेंट्स करते जाइए। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स हैव, कितना होता है बताइए, 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं कि 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। देन 87 नंबर क्वेश्चन, कार्ल रोगर्स refer to his humanistic approach साइकोलॉजी थेरेपी इज। ठीक है, साइकोथेरेपी इज, कार्ल रोगर की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से जो साइकोथेरेपी दिया है उसका क्या नाम है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, क्लाइंट सेंटर्ड साइकोथेरेपी। देन 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एट द सेकेंडरी लेवल। तो क्या फंक्शन नहीं है, पढ़िए और बताइए। चलिए, ये है असिस्ट पीपल इन डिपोजिशिंग स्कूल फीस, छात्रों को स्कूल शुल्क जमा करने में मदद करना। ये किसका काम नहीं है, एजुकेशनल गाइडेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, या काम नहीं, फीस कैसे जमा करना है ये थोड़ी बताएगा। देन 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन फिर पियाजे के बारे में है। क्या बताया जा रहा है, achieving a harmony between sensory information and accumulate knowledge for the Piaget is called। क्या बोलता है पियाजे, इसको क्या बोलते हैं पियाजे, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, कि हमारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है और हमारा जो ऑलरेडी जो नॉलेज बन चुका है उसके बीच जब हारमोनी स्थापित हो जाती है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, who distinguished three major stages of moral development, the pre-moral level, conventional level and principled level stage। किसने बताया, बताइए, लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है, देन अब हमारा लास्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है, PYQs 2024 का। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। अरेंज द फॉलोइंग वेव्स ऑफ रेजिलियंस रिसर्च इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। सीक्वेंस ऑफ अकरेंस में रेजिलियंस के रिसर्च के स्टेप को लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट द फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द कॉम्पिटेंस कंसीडर इज अ मार्कर ऑफ रेजिलियंस। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। ठीक है, देखिए हमारा पहले स्टेप से हमारा आंसर मिल गया, क्या नहीं मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, wave was directed at understanding resilience at multiple level involving cellular and neural factor। आगे पढ़ते हैं, wave focus on the interaction between the person and the environment in the process of reintegration after disruption। तो सेकेंड स्टेप ये होगा। देखिए
है, बिल्कुल है। डी डी नंबर थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। वेब रिसर्चर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ रेजिलेंस में बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन। ओके, देन लास्ट है wave was directed at understanding resilience at multiple level involving cellular and neural factor। ठीक है, इस तरह से आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। देन 92 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर वाज प्रपोज्ड बाय। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, एजेंट के द्वारा। देन 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन हमको HIV का ह्यूमन में इन्फेक्शन किस तरह से होता है उसका सीक्वेंस बताने के लिए बोल रहा है, ट्रांसमिशन प्रोसेस को बताने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आता है HIV बाइंड टू द CD4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द T हेल्पर सेल, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, HIV रन इन internalized into the cytoplasm of the cell। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इंटरनलाइज हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या आता है, द सेल इटसेल्फ जनरेट अ प्रोवायरल डीएनए, प्रोवायरल डीएनए बनाता है। ठीक है, विच इज द कॉपी ऑफ द होस्ट सेल, जो कि होस्ट सेल का कॉपी होता है। तो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप कहाँ है, ये फोर्थ स्टेप, दिस प्रोवैक्स वायरस इंटर द न्यूक्लियर ऑफ द होस्ट सेल, न्यूक्लियर ऑफ द होस्ट सेल में पहुंच जाता है। देखिए इस तरह से हमारा आंसर हमको मिल गया क्या, 1 फिर 3, 1 के बाद 3 इसमें है, 1 के बाद 3 इसमें है, फिर 1 के बाद 3 के बाद 2 इसमें है, 2 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें है। इसके बाद इससे हमारा फैसला हो जाएगा। फिर देखते हैं फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, दिस होस्ट सेल प्रोड्यूस न्यू वायरल पार्टिकल्स विच इट रीड्स ऑफ फ्रॉम द वायरल कोड ऑफ द वायरल डीएनए। ये तो आगे का स्टेप है लग रहा है। दिस वायरल पार्टिकल्स बर्ड ऑफ एंड इन्फेक्टेड न्यू सेल, ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट ये हुआ, इस तरह से हमारा आंसर, नहीं, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये नहीं, सॉरी ये हमारा फिफ्थ पॉइंट नहीं है। फोर्थ हमारा, द होस्ट सेल प्रोड्यूस्ड न्यू वायरल पार्टिकल्स, होस्ट सेल पहले न्यू वायरल पार्टिकल बनाएगा, विच इट रीड ऑफ फ्रॉम द वायरल कोड ऑफ द वायरल डीएनए। अभी बर्डिंग नहीं होगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से पांचवा स्टेप ये होगा। ठीक, पांचवा स्टेप ये है, इस तरह से हमारा डी आंसर सही हुआ और ये आंसर गलत हुआ। ठीक है, आगे का आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है फिर से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हो। इसको बाद में हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन 94 नंबर क्वेश्चन, पायनियर ऑफ बायोसाइकोसोशियल सोशल मॉडल वाज। बताइए, बायोसाइकोसोशल मॉडल किसने दिया था, उरी ने दिया था। ठीक, उरी ने दिया था। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, ऑर्डिनरी मैजिक, पैराडिग्म ऑफ रेजिलेंस, कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। इस तरह से हम देखेंगे कि किसका मैच है। देखिए मैं अगर रहती हूँ तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ को सबसे पहले मार्क करती हूँ, क्योंकि आई नो दैट सेलिगमेंट। देखिए हमको इससे हमारा आंसर मिल गया क्या, सी का 2, सी का 2 बिल्कुल। देखिए और किसी में नहीं है, इस तरह से हमारा ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट द कॉज ऑफ नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, जो किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन, उसका कारण क्या नहीं है, तो ओवर स्लीपिंग नहीं है। ठीक है, हम इन्फेक्शन बार बार होने से नेफ्राइटिस हो सकता है,
एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज से हो सकता है, लेकिन किससे नहीं होगा? ओवर स्लीप करने से नहीं होगा, थैंक गॉड। चाहे मैं तो बहुत ओवर स्लीप करती हूँ, ठीक है, जोक्स अपार्ट। देन 97 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फैक्टर ऑफ कैरोल रफ्स साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल? बताइए, कैरोल रफ का साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल जो है उसमें कौन सा फैक्टर, कौन से फैक्टर है इनमें दिया गया? देखिए, ऑटोनॉमी है क्या? बिल्कुल है। पर्सनल ग्रोथ है क्या? बिल्कुल है। इन्वायरमेंटल मास्टरी है। पॉजिटिव इमोशन नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी। और कौन कौन से हैं? और तीन फैक्टर है ना, कौन कौन से हैं? सेल्फ एक्सेप्टेंस, और क्या है? पॉजिटिव इमोशन ना होके रिलेशन, रिलेशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ। ठीक है, देन 98 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्च्यू ऑफ ट्रांसेंडेंस? आप भी पेपर पेंसिल से जब पेपर को सॉल्व करोगे एग्जाम के समय, तो ये नॉट वाले चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपको आंसर पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड है, होप है, ह्यूमर है, फॉरगेटिंग नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, सॉरी, फॉरगिवनेस नहीं है। और क्या है? और दो है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी है, और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ये दोनों और हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, ये तो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, एक ही बचा है। अब देखते हैं 99 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ऑटिज्म, इन ऑटिज्म देयर इज डिफिकल्टी इन इमोशनल रेगुलेशन। ऑटिज्म में क्या होता है? इमोशनल रेगुलेशन में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। ठीक, ऑटिज्म में इमोशनल रेगुलेशन में, एक सेकेंड, ऑटिज्म में इमोशनल रेगुलेशन में डिफिकल्टी होती है। और किस में होती है? इन इमोशनल रेगुलेशन एंड सोशल कम्युनिकेशन में भी डिफिकल्टी होती है। चाइल्ड abuse can result in the poor emotional regulation, attachment and problem and problem in the peer relation। ठीक है, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए मैं अटक रही हूँ, एक सेकेंड रुकिए आप, पेन तो चल ही नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें ऑटिज्म के बारे में बात हो रही है और इसमें चाइल्ड एब्यूज के बारे में बात हो रही है। असर्शन में ऑटिज्म के बारे में बात हो रही है और इसमें रीजन में चाइल्ड एब्यूज की बात कर रही है, लेकिन दोनों बात एकदम सही है इस तरह से। बट रीजन असर्शन का क्या नहीं कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ, देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर, बोथ असर्शन एंड रीजन इज राइट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ असर्शन। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ? बी हुआ। ठीक है, करने की कोशिश एक बार लास्ट, फिर उसके बाद हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, तो बी हमारा सही आंसर है, नहीं हो रहा है, लीव इट, छोड़ देते हैं। तो बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट इज डिफाइंड एस, ग्रोथ माइंडसेट हो गया। ग्रोथ माइंडसेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट को हम पढ़िए, चलिए इसमें हम बी को टिक कर देते हैं, आ गया तो ठीक, पेंसिल आ गया तो ठीक कर लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, देखिए, बिलीव द टैलेंट, एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग आर द डायनामिक, दे कैन बी कल्टिवेट, explained and refined, it is answer of growth mindset। ठीक है,
इस तरह से अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, मैं इसको कीबोर्ड से लिख रही हूँ, माउस से लिख रही हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लिखना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम मिलेंगे कल विथ 10 न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।